नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की जो कहानी है ये बिमल जी ने भेजी है। बिमल जी यूपी के लखनऊ के रहने वाले हैं। इनके पिता परफ्यूम बेचा करते थे। बस अड्डे पर शहर में घूम घूम कर के पैदल या फिर मेले में जा कर के, रात के जो मेले लगते थे उसमें जा कर के बेचा करते थे। अब उनके पिता गुजर चुके थे और जो परफ्यूम का काम था बिमल जी ने संभाल लिया था। बिमल जी की उम्र अब लगभग 25 साल हो गई थी। ये घटना 2013 की है। एक रात बिमल अपना परफ्यूम लेकर के, सेंट लेकर के एक मेले में जा रहे थे बेचने के लिए। और जब वापस आ रहे थे तब इनके साथ में ये घटना घटी थी। तो क्या हुआ था उस रात को? बिमल क्या सही सलामत घर लौट पाए? तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम बिमल है। मेरे पिता का जो काम था खुशबू परफ्यूम बेचने का, अब उनको ना रहने के बाद में रोजी रोटी के लिए मैं वही काम को अपना लिया था। मैं अब साइकिल लेकर के परफ्यूम की पेटी कैरियर पर बांध करके और दूर दूर गांव-गांव चला जाता था और परफ्यूम बेचने की कोशिश करता था। लेकिन मेरे से जो परफ्यूम था बहुत कम बिक्री होता था और मैं कभी कभी मायूस हो जाता था कि अगर मैं बेच नहीं पाऊंगा तो हमारे घर का खर्चा वर्चा कैसे चलेगा। मैं इस काम में जी जान लगा दिया था, लेकिन जितना मुनाफा हमें करना चाहिए था वो मैं नहीं कर पा रहा था। हाँ, पिताजी का तो धंधा इसी से चलता था, काम यही करते थे, लेकिन उनका क्या तरीका था, कैसे क्या करते थे वो मैं सीख नहीं पाया था। मेरा तो लक्ष्य था कुछ और बनने का, लेकिन अब मजबूरी आ गई थी कि मुझे इस काम में जुटना पड़ा था। मैं अब यार दोस्तों से जो इस लाइन में थे मैं उनसे बात करने लगा, उसकी गुर सीखने लगा। तो कईयों ने कहा कि देखो, पहले की जो टाइम था जिसमें छोटी छोटी शीशियाँ चलती थी परफ्यूम की, अब लोग इसके पीछे नहीं जाते। अब ज़माना बदल गया है, ज़माने के साथ में अपना काम जो धंधा भी है वो भी बदलो। अब जो परफ्यूम आ रहा है स्प्रे बोतल में आ रहा है, आप उस चीज़ को तुम बेचा करो, उसमें फ़ायदा है। अब बात मेरे को समझ में आ गई थी। अब मैं वही स्प्रे वाला काम करना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में मैं अच्छा मुनाफा कमाने लगा था। मैं दूर दूर तक जाता था और ज़्यादातर मेरा काम जो निकलता था मेले के अंदर में। मेले में थोड़ी सी जगह में अपना काम मैं फैला देता था और देखते ही देखते मेरा माल बिक्री होने शुरू हो जाता था और उसमें मुझे ज़्यादा इनकम होती थी। साल भर में अब साइकिल छोड़ मैं मोटरसाइकिल पर आ गया था। घर के हालात भी अब सुधर चुके थे। मुझे लगा कि यही काम मेरे को आगे बढ़ाएगा और इससे मैं कुछ कर पाऊंगा। अब ये धंधा मुझे सूट होने लगा था, अच्छा भी लगने लगा था। जब इंसान के पास में 2 पैसा आना शुरू हो जाता है तो उस काम में जी अपने आप लगने लगता है।
और वही मेरे साथ में हुआ था। मैं इस काम में बहुत कड़ी मेहनत कर रहा था। दूर दूर जहाँ जहाँ मेला लगता था मैं सब पता करता रहता था कि कल कहाँ लगेगा, परसों कहाँ लगेगा, बाज़ार कहाँ लगेगा। मेला नहीं लगता तो मैं बाज़ार में पहुँच जाता था। लेकिन हर दिन मैं दोपहर के बाद में निकलता था और दूर का लोकेशन हो तो उससे पहले निकल जाता था। और मैं जब घर लौटा तो रात को 11 बजे 12 बजे। लेकिन बिक्री दबा के होती थी। वो मनहूस दिन मैं भूल नहीं पाता हूँ, जिस दिन ये मेरे साथ में घटना हुई थी। वैसे तो हर रात को मैं दूर दूर जाता था, वापसी आता था, लेकिन कभी ऐसी हालात मेरे साथ में नहीं हुई थी जो उस रात को मेरे साथ हुई थी। वो दिन मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। मैं एक मेले के अंदर गया था जो हमारे यहाँ से काफ़ी दूरी पर था। 2-2.5 घंटे की सफ़र करके बाइक से मैं अपने बाइक के पीछे एक कैरियर बना रखा था और उसमें परफ्यूम का डब्बा वगैरह पूरा कार्टून भर करके और साइकिल के ट्यूब से बांध दिया करता था। और फिर मैं फुल स्पीड में बाइक चलाता हुआ चला जाता था। उस मेले में पहुंच गया था मैं। मेला स्टार्ट हो चुका था और मेरी जो बिक्री थी पहले तो धीरे धीरे होती रही और जैसे जैसे लोग आते जा रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी, रात होती जा रही थी, बिक्री मेरी बढ़ती गई और लास्ट में 10:30 के आसपास में मैं पूरा परफ्यूम बेच चुका था। मैं आज फर्स्ट टाइम में मेरे पास में कोई माल बचा नहीं था। मैं बहुत खुश था। आज कमाई भी मेरी अच्छी खासी हुई थी और कार्टून को मैं समेट करके फोल्ड किया और वही कैरियर के पीछे बांधा और एक चाय दुकान पर मेले में ही चाय नाश्ता किया और फिर मैं अपने शहर की तरफ, गांव की तरफ चल पड़ा। अब अंधेरी रात थी। उस रात आसमान में चांद कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था। पूरा काला अंधेरा हर जगह दिखाई पड़ रहा था। आसमान में तारे साफ साफ दिखाई पड़ रहे थे, चमक रहे थे। मैं समझ गया कि आज काली रात है या अमावस्या वाली रात है, लेकिन मैं इस चीज़ में कन्फर्म नहीं था और मैं अपने रास्ते पर चलता जा रहा था। उस मेले से मैं करीब करीब 5 या 6 किलोमीटर आगे निकल आया था। अब जो वो रास्ता था बिल्कुल सुन सपाटा होने लगा था। कोई ट्रैफिक मुझे अब सड़क पर दिखाई नहीं दे रही थी और मैं अपने गांव की तरफ तेज तेज बाइक चलाता हुआ निकलता जा रहा था। अब तो मेरे पीछे में कोई पेटी भी नहीं बनी थी। हाँ, कार्टून का डिब्बा जो फोल्ड करके मैं अपने कैरियर के पीछे बांध रखा था। 6 किलोमीटर चलने के बाद में जो एरिया था वो और सन्नाटा फैला हुआ था हर तरफ। वहाँ तो रोड के आसपास में कोई बस्ती दिखाई नहीं पड़ रही थी और उस जगह अंधेरा कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा था। और तभी मेरे सामने से कोई धुआं सा नज़र आया रोड पर लहराता हुआ। मैं सोचा शायद कोई आसपास में से कुछ गंदगी होगी, उड़ करके आ रही होगी। अब मैं उस चीज़ को की तरफ से मैं आगे की तरफ निकलने लगा। वो धुआं वास्तव में धुआं जैसा लग भी नहीं रहा था। लग रहा था कि मिट्टी सिट्टी रेत वगैरह उड़े हों और सड़क पर हवा में इधर से उधर लहरा रहे हों। मुझे यही लगा था उस टाइम में। लेकिन मैं वो जैसे ही पार किया मुझे लगा कि मेरे बाइक के पीछे में वजन बढ़ा हुआ है। मैं मुड़ कर के देखा, बाइक के
पीछे हमारा जो कैरियर था उस पर कार्टून वैसे की वैसे बंधा हुआ था, विशेष कोई वजन तो था नहीं। लेकिन अब जो बैलेंस था बाइक का, जो पहले मुझे नॉर्मल लग रहा था, अब लग रहा था कि उस पर वजन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। कुछ देर तो मैं चलाता रहा, लेकिन वो धीरे धीरे वजन बढ़ता हुआ चला गया। मेरी जो बैलेंस थी वो बिगड़ने लगी वजन की वजह से। और आखिरकार मुझे समझ में आया कि शायद मेरी बाइक में कोई खराबी आ गई है और तभी ये मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। और मैं एक जगह पर अपनी बाइक रोक दिया, और जैसे ही रोक करके मैं पीछे की साइड में देखने लगा तो मैं सही मायने में इतना कभी ज़िंदगी में डरा नहीं था, न डरा होगा। मैं पीछे क्या देख रहा हूँ कि एक खूबसूरत लड़की मेरे पिछली सीट पर बैठी हुई है, और कहाँ से आई समझ में नहीं आया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको पीछे देखते ही मेरे तो प्राण सूख गए थे और मैं बाइक से नीचे गिर पड़ा था। मेरी बाइक भी नीचे गिर पड़ी थी, और वो लड़की अब रोड के साइड में हमारी बाइक जहाँ गिरी हुई थी उससे 2 कदम की दूरी पर खड़ी हो गई थी, और अब भी मेरी तरफ देखे जा रही थी। देखने में 20-25 साल की नौजवान लड़की मुझे लग रही थी, और अचानक ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि मैं तो संभल भी नहीं पाया था। मुझे तो लगा था कि मेरी बाइक में कोई खराबी आ गई है और इसीलिए मैंने बाइक को रोका था। अगर बाइक को मैं ना रोकता तो ये लड़की मेरे साथ में कहाँ तक जाती मुझे कुछ मालूम नहीं। और आखिर ये है कौन? अब मैं अपने आप को संभाल लिया, बाइक को वैसे ही अभी छोड़ दिया था, मैंने उठाया भी नहीं था, मैं खुद खड़ा हुआ था। अब मैं उस लड़की की तरफ देखने लगा। देखने से कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो कोई चुड़ैल है, कोई भूत है, कोई आत्मा है। वो एक नॉर्मल लड़की की तरह मुझे दिखाई पड़ रही थी। अब मैं उस लड़की पर गुस्सा हो गया था। अरे लड़की, तुम मेरी बाइक पे कैसे बैठ गई? कब बैठ गई? हाँ, कौन हो तुम और ऐसा तुमने क्यों किया? देखो, तुम्हारे वजह से मैं नीचे रोड पर गिर पड़ा हूँ। मैं अपने दिल की भड़ास उस पर निकाल दिया, लेकिन जैसे उस पर तो कोई मेरी बात का असर ही ना हुआ हो। वो अभी भी मुझे टुकुर टुकुर निहारे जा रही थी। मुझे गुस्सा आ गया था, नहीं कि मेरी तरफ क्या देख रही है? हाँ, तू है कौन और तू मेरी बाइक पर कैसे बैठ गई, चलती हुई बाइक पर? मैं उसको दोबारा से डांटने लगा था, लेकिन अभी भी उसके चेहरे पर कहीं डर नाम की चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। जैसे पहले वो मेरी तरफ देख रही थी, वैसे अभी भी चेहरा उसका नॉर्मल था, अब मेरी तरफ ही देख रही थी। अब मुझे गुस्सा बढ़ गया था। मैं उसके एकदम नज़दीक पहुंच गया था, और नज़दीक जैसे ही पहुंचा वो 2 कदम पीछे हट गई। अब मैं जब 2 कदम पीछे हट गई तो मैं फिर उसको कहने लगा कि अब क्यों दूर भाग रही है? अब नज़दीक आकर के देखना, तूने तो मेरी बाइक को ऐसी तैसी कर दी। पता नहीं क्या क्या नुकसान हुआ होगा इसमें, तूने तो मेरा काम खराब कर दिया। अब मैं उसको भली बुरी सुनाने लगा था, गुस्सा बहुत था। और तभी वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। अभी भी उसका चेहरा बिल्कुल शांत नॉर्मल था। अब मेरे पास आकर के बस थोड़ी दूरी पर आकर के खड़ी हो गई। मुश्किल से 1 या 1.5 कदम का दूरी होगी। अब अचानक वो मेरे सीने पर अपना हाथ रखा, और जैसे ही मेरे को उसने टच किया मैं तो दूर जा कर के गिरा था। उसके हाथ में जितनी ताकत थी मैं तो समझ ही नहीं पाया। अब मैं करीब करीब
5-6 फीट दूर जा कर के और कच्ची रोड पर गिरा था। और जैसे ही गिरा वो लड़की अब मेरे सीने पर सवार थी। ये भी इतने सब जल्दी हुआ था कि मैं बिल्कुल संभल नहीं पाया था। और मेरे सीने पर सवार होकर के मेरे गालों पर थप्पड़ों की बरसात कर रही थी। कभी बाएं गाल पर, कभी दाएं गाल पर दनादन थप्पड़ रसीद किए जा रही थी। अब मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा था। अरे ये क्या कर रही है, तुम कौन हो? अभी तक मुझे समझ में नहीं आया था कि जो मेरे सीने पर सवार है और जो मुझे इतनी दूर अपने एक छोटे से हाथ से धक्का दे दिया, ये कोई नॉर्मल लड़की तो नहीं हो सकती ना। लेकिन उस जो हालात था मैं ज़्यादा सोच ही नहीं पाया था। मुझे लगा कि ये लड़की ऐसे ही मेरे साथ में कर रही है, गुंडागर्दी कर रही है। शायद पैसा वैसा छीनने के चक्कर में लगी होगी और इसके आसपास में इसके साथी भी होंगे। मैं उसी चीज़ से एकदम डर सा गया था। और तभी अचानक जो लड़की मेरे को थप्पड़ बरसाई जा रही थी, मैं उससे बोल पड़ा कि देखो, तुम्हें पैसा चाहिए, मैं दे रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुम जितना पैसा मांगोगी मैं दे दूँगा, लेकिन मुझे तुम छोड़ दो। मैं एकदम डर सा गया था। मैं समझ गया था कि इसके जो साथी हैं आसपास में होंगे और उनको चिल्लाएगी, बुलाएगी और फिर मुझे वो लोग आकर के मारना पीटना शुरू कर देंगे। मेरी बाइक भी छीन ले जाएंगे, मेरे पैसे भी छीन जाएंगे और हो सकता है कि लोग मुझे मार करके यहीं कहीं आसपास में फेंक दें। मुझे ये डर सता रहा था। लेकिन वो तो पैसा कौड़ी का नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं देख रही थी। और हाँ, अचानक उसका थप्पड़ मारना बंद हो गया और मैं अब उसकी आंखों की तरफ देख रहा था। उसका सुंदर चेहरा अचानक लाल सा होने लगा और देखते ही देखते काले रंग में एक राक्षसीन की तरह बदलने लगा। उसकी सुंदर आंखें अब एकदम बड़ी बड़ी बाहर निकलने लगी थी, लटकी हुई। अब ये सब देखते ही तो मैं अब समझ गया कि ये कोई चोर लुटेरी नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल है। अब तो मेरे प्राण सूख गए। मैं अब दया की भीख मांगने लगा कि देखो बहन, मैंने आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं अनजाने में आपके साथ में बदतमीजी किया। बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मेरी माँ घर पर है, मेरे बहन है, वो मेरी राह देख रहे होंगे। मैं उससे दया की भीख मांगने लगा, लेकिन उस चुड़ैल पर दया का कोई भाव नहीं था। अब वो मेरी गला को दबाने लगी दोनों हाथों से। मैं छटपटा रहा था, अपने गला को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जितना मैं छुड़ाने की कोशिश करता उसका शिकंजा गले पर ज़्यादा ही कसता जाता। अब उसके मुंह से फुफकार सी निकल रही थी, जैसे वो गुस्से में हो, और गुर्राहट भी उसकी चेहरे से मुंह से निकल रहा था। मुझे लगा कि बस मेरा आखिरी वक्त आ गया है, अब मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन मारना बचाना सब ईश्वर के ऊपर में निर्भर है। अगर उसकी मर्जी ना हो ना, तो कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। और वही हुआ। अभी मेरी मौत उस चुड़ैल के हाथ नहीं लिखी थी। और तभी चमचमाती हुई रोशनी ट्रकों की हमारी तरफ आने लगी। 3-4 ट्रक लाइन से चल रहे थे और उनकी हेडलाइट की रोशनी पूरे रोड को चकाचौंध किए हुए थी। और वो जैसे ही रोशनी पड़ना शुरू हुआ, वो चुड़ैल मेरा गला को छोड़ दिया और वो मेरे सीने से उतर गई। जैसे ही उतरी, अब मैं रुका नहीं। मैं फटाफट उठा और अपनी बाइक सीधी किया जो गिरी हुई थी। और मैं देख रहा हूँ कि एक ट्रक तो निकल चुका था और पीछे भी अभी ट्रकों का मुझे जो कैनवाई था, मुझे वैसा ही नज़र आ रहा था कि बहुत सारे ट्रक उस रास्ते से गुजर रहे हैं। अब मैं
अपना बाइक स्टार्ट करने की कोशिश में लगा था कि ये जब तक ट्रक निकलेंगे इन्हीं के साथ में मैं निकल पाऊँगा और तभी बच पाऊँगा। अगर ये ट्रक का कैनवाई निकल गया तो फिर ये चुड़ैल मुझे छोड़ेगी नहीं, ज़रूर मेरी जान ले लेगी। इस ईश्वर की कृपा थी कि बाइक मेरी बहुत जल्दी स्टार्ट हो गई। 2-3 किक मारते ही और बाइक एकदम फुल मोशन पर चल पड़ी थी। अब फिर मैं तेज़ी से बाइक उन ट्रक के पीछे लगा दिया था जो आगे आगे ट्रक निकल रहे थे, और हमारे पीछे भी अभी ट्रक दिखाई पड़ रहे थे। उनकी हेडलाइट की रोशनी हर जगह पर चमकती जा रही थी, रोड के आसपास, किनारे, मेन सड़क पर। और तभी मैंने देखा कि एक पेड़ के पास में वही लड़की जो अब चुड़ैल बनी हुई थी, अब चुड़ैल से फिर एक नॉर्मल लड़की के रूप में आ चुकी थी, सफ़ेद कपड़ों में पेड़ के पास चिपकी खड़ी थी। मैं बस एक नज़र देखा था और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। उन्हीं ट्रक वालों के साथ मैं आगे की तरफ निकलता गया। मैं चाहता था तो उन ट्रक वालों से आगे निकल सकता था, लेकिन मैं निकला नहीं। उन्हीं के साथ तालमेल बना करके अब मैं जब शहर के आसपास पहुंचा, जब स्ट्रीट लाइट की रोशनी सड़क पर नज़र आने लगी, तब मैं उन ट्रक वालों से आगे निकला था। घर पहुंचा। घर में पहुंचते ही मैंने सारा किस्सा अपनी माँ से, अपनी बहन से बताया। माँ बहुत डर चुकी थी, मुझे पानी वानी दिया, शांत किया। बोली बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? लेकिन चोट तो मुझे लगी थी, लेकिन वो जख्म नहीं था। उस चुड़ैल ने जो मुझे दूर फेंका था, वो कमर में थोड़ा ज़रूर दर्द था। अब हम आराम से घर में थे और माँ मुझे समझा रही थी कि देखो बेटा, ये घटना, ऐसी घटना तुम्हारे पिताजी के साथ भी हुई थी बहुत साल पहले। पिताजी तुम्हारे दूर दूर तक पैदल ही जाया करते थे, छोटे से थैले में वो इत्र लेकर के, इत्र की शीशी, और वो जो सारी इत्र की शीशी थी, जो थैला था, तुम्हारे पिताजी ने उस जगह पर फेंक करके अब भाग आए थे और तभी उनकी जान बची थी। तो बेटा मुझे तो लग रहा है ना कि इत्र की खुशबू से जो परफ्यूम तुम बेचा करते हो और अपने हाथ पर टेस्टिंग के लिए लगाते रहते हो, स्प्रे करते हो, अपने कपड़े पे मार लेते हो, वही खुशबू से आकर्षित होकर के वो चुड़ैल लड़की तुम्हारे पास में आई थी। भगवान का शुक्र रहा कि बेटा कि तुम उस रात को बच गए। वो ट्रक वाले जो तुम बता रहे हो कि बहुत सारे ट्रक वाले उस रोड पर चलने लगे थे, तो बेटा मुझे तो यही लग रहा है कि जो इत्र की खुशबू है, स्प्रे की खुशबू है, उसी की वजह से तुम्हारे ऊपर में उस लड़की ने हमला किया था। अब मुझे भी यही लगने लगा, लेकिन ये हर रात तो होना चाहिए था ना, लेकिन मैं देर रात तक हर जगह से आया करता था। मैं माँ से कहने लगा कि माँ, अगर ये घटना होती कि सेंट के खुशबू से चुड़ैल आकर्षित होती है तो हर रात होना चाहिए ना। वो कहने लगे नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी बताया करते थे कि कोई ख़ास दिन होता है जब इनकी पावर ज़्यादा बढ़ी होती है। अब वो दिन कौन कौन से हैं तो वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पिताजी इतना ज़रूर बताए थे कि हर रात को ऐसी घटनाएं नहीं होती है, कुछ खास ही पल होता है, कुछ खास रात होती है, उस दिन ये चुड़ैल पावरफुल हुआ करती है। तो बेटे आगे से संभल कर जाया करना, और कल तुम मेरे साथ में चलना मंदिर में, मैं तुम्हारे लिए एक ज़रूर ताबीज़ बनवाऊंगी पंडित जी से बोल करके। अब सब सो चुके थे, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं अभी भी डरा हुआ था। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा भी होता है क्या इस दुनिया में। मैंने तो
आज तक ऐसी चीज़ कभी देखी नहीं थी। हाँ, सुनी ज़रूर थी कि भूत प्रेत हुआ करते हैं, लेकिन ऐसा भूत प्रेत जो मेरे साथ में घटना हुई थी, ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं था। और उसके अगले ही दिन मम्मी मुझे बजरंगबली की मंदिर में ले गई। पंडित जी से सारा किस्सा कहानी बताया। पंडित जी ने सारी बात सुनी। जी ने एक ताबीज़ बना के दिया और कहा, बेटा अपने गले में डाल कर रखा करो। ये ताबीज़ तुम्हें उन दुष्ट आत्माओं से बचा कर रखेगा, क्योंकि तुम रात बिरात अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हो, तो बेटा तुम्हारे लिए तो एक ज़रूरी चीज़ है। मैं वो ताबीज़ अब गले में डाल लिया था और हमारा तो काम ही था ऐसा है। लेकिन उसके बाद ऐसी घटना दोबारा मेरे साथ में कभी नहीं घटी थी। शायद वो ताबीज़ का ही अब असर है, लेकिन मैं उस घटना को आज भी भूल नहीं पाता हूँ। जब भी भूत प्रेत का कोई किस्सा कहानी छिड़ती है आपस में, तो वो घटना मुझे नज़रों के सामने में बिल्कुल दिखाई देने लगता है, जो मेरे साथ में उस रात को घटा था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास में ऐसी कोई घटनाएं हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी हम डाल रहे हैं जो आपको बेहद पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर भी जाकर विजिट कीजिए, उन कहानियों का आनंद लीजिए। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।